सकते हैं। इंटरवेंशन आपको किससे करनी है, अच्छे मेथड्स का प्रयोग करना है ताकि बच्चे का पोटेंशियल, भाई हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, तो आपको वो निखार करके लाना है ऊपर, है ना। आपका जो है वो आयुषी लास्ट में करेंगे डिस्कस, निखार के लाना है उस पोटेंशियल को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे, नॉट अ सुटेबल वे यानी एक सही तरीका, हाँ, सही तरीका नहीं है ना। कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्यों दुखी हो रहे हो? 5 क्वेश्चन ही गलत है। साक्षी अभी लास्ट में एक बार देख लेंगे उसको, डोंट वरी, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा कभी भी होता भी है, मान लो टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ और गड़बड़ है, तो वो हम नेक्स्ट डे भी इवन डिस्कस कर लेते हैं, पोल में भी कर लेते हैं, डोंट वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, मतलब जो अति सक्रिय बच्चे हैं उनको सिखाने का सही तरीका नहीं है। अति सक्रिय यानी उछलते कूदते रहते हैं, ज्यादा देर तक एक जगह पे अटेंशन टिका के नहीं रख पाते हैं, ध्यान उनका ज्यादा देर कहीं पे टिकता नहीं है, हाइपर एक्टिव है। तो इनके लिए सही तरीका कौन सा नहीं है? ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग। आप लोग कह रहे हैं सी 80%, यानी ऑल्टरनेटिव वे तो अच्छी बात होती है ना, एक तरीके से नहीं सीख पा रहे दूसरा तरीका बताओ, दूसरे से नहीं तीसरा से बताओ। फिजिकल एक्टिविटी आप कराएं ताकि थोड़ी सी उनकी अटेंशन बेहतर हो, ये बात भी सही है। रेप्रीमेंडिंग ये गलत है, और हमें गलत ही चाहिए क्योंकि नॉट पूछा है कि कौन सा तरीका सूटेबल नहीं है। आप तो बढ़िया स्मार्ट हो रहे हैं यार, आप लोग कर लेते हैं। बेचैन होने पे, भाई हाइपर एक्टिविटी उनके नेचर में है ना, बेचैनी उनके नेचर में है एक तरह से अगर देखें तो। आप उसके लिए उनको फटकार नहीं लगा सकते कि भाई तुम हाइपर एक्टिव क्यों हो, है ना। शोभित कह रहे हैं देख रहे हो विनोद कैसे सर घुमाने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, लेकिन आप अगर इनको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें तो रेप्रीमेंडिंग देम फॉर बीइंग रेस्टलेस, ऐसा नहीं कि आप बेचैन होने पे बच्चों को फटकार लगाएं, ठीक है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स। अब आपको ना 2-3 चीजें सीखनी है यहाँ पे, जल्दीबाजी में सिर्फ आंसर नहीं करना, आपको यहाँ पे 3 चीजें और सीखने को मिली हैं अगर आपने पढ़ा हो तो, कि एडीएचडी वाला बच्चा है, यदि कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है तो एक तो उसको अलग अलग तरीकों से सिखाना है ना। एक चीज आपको जानने को मिली कि कैसे नहीं डील करना है बच्चे के साथ, तो वो तरीका है बच्चे को फटकार नहीं लगानी है। लेकिन कैसे डील करना है एडीएचडी वाले बच्चे के साथ या हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ, तो वो तरीका है एक तो ऑल्टरनेटिव वेज, अगर एक तरीका काम ना करे दूसरा नहीं तो तीसरा। दूसरा है उनके रूटीन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, उससे क्या होगा, रेस्टलेसनेस कम होगी उनकी, हाइपर एक्टिविटी कम होगी, थोड़ा कंट्रोल में आएंगे, ठीक है, माइंड शांत होगा। तीसरा है जो बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो, क्योंकि वो एक बड़े टास्क पे 3 घंटे एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन 30 मिनट पढ़ लेंगे। तो ये तीनों तरीके हैं एडीएचडी वाले बच्चे के साथ डील करने के, ये आपने सीखा है इस क्वेश्चन से। अगर आप सिर्फ आंसर रट के चले जाएंगे या सिर्फ आंसर मार्क कर देंगे तो उससे लर्निंग उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेपर में ऐसा तो है नहीं यही क्वेश्चन बिल्कुल आपको चेप देना है अगली बार, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, यानी भिन्न सोच वाले, अपसारी सोच का जो पैटर्न है, कुछ बच्चे आपको समझ में आ जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ डिफरेंट आंसर लेके आते हैं, उनका अप्रोच, उनका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट होता है। तो उस केस में आपने देखा ये पैटर्न है बच्चे का कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है ना। डाइवर्जेंट कर सकते हो शुभम, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एसएसटी ही लें फॉर्म में। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, अब सारी सोच, दिशाओं में सोचना, डिफरेंट वेज में सोचना, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना। डिसलेक्सिक नहीं, ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है। जहां पे भी डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखे आप समझ जाइएगा क्रिएटिविटी की बात हो रही है, रचनात्मकता की बात हो रही है, क्योंकि जब आप दिशाओं में सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है? ये सिंपल 2 चीजें हैं, 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगी, थोड़े से स्लो हम चल रहे हैं बट समझिएगा। एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं, दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। दोनों को दिया है जेपी गिलफर्ड ने, जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड। इन्होंने इंटेलिजेंस का एसओआई मॉडल भी दिया है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की संरचना कहते हैं, जिसमें 3D इंटेलिजेंस है, ठीक। सीपीओ से आपको याद भी कराया था, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है किससे? रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से, ठीक, कुछ नया करने से। और कन्वर्जेंट को जोड़ा है इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सिर्फ बुद्धि का प्रयोग। जब आपके सामने एक एमसीक्यू आएगा यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसमें क्या किया आपने? बुद्धि का प्रयोग किया, कुछ नया बना दिया, कुछ नया लिख दिया, नहीं, आपने बुद्धि का प्रयोग किया। कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी किसमें? एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में। अगर हम बात करें डाइवर्जेंट की, तो जब आपको एक एस्से लिखना होगा किसी पेपर में या आपसे अपने विचार कहने को कहा जाएगा, तो आप दिशाओं में सोचेंगे, तो इसमें क्रिएटिविटी लगेगी, कुछ डिफरेंट सोचेंगे आप, ठीक है। तो जेपी गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ा है और कन्वर्जेंट को इंटेलिजेंस से। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। रेजिलिएंट होता है प्रत्यास्थी,
फ्लेक्सिबल एक तरह से, डिसेबल्ड नहीं। ये सिंपल आपको याद रखना, डिसलेक्सिक बच्चा वो है जिसको पढ़ने में समस्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग सिंपल क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार और इसका जवाब दीजिएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी में, कई बार क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन है 46% लोग दे रहे हैं। चलिए समझते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बातें आप करते हैं क्लासेस में, कोशिश कीजिए फोकस कीजिए क्लास पे अभी के लिए एटलीस्ट, ठीक है ना। कोई कह रहा है किसी का दिमाग खराब है, कोई कुछ कर रहा है, आपस में खेलते रहते हो। which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता, यानी कौन सा एक तरीका समस्या समाधान का नहीं होगा। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं कुछ सॉल्व करने में तो ऑनेस्ट रहिए उसके प्रति, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा नहीं आएगी इससे। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स। बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, तो आप कहेंगे भाई डिफरेंट आइडियाज सोचो, डिफरेंट आंसर्स के साथ आओ। आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये बात सही है कि ये गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के लिए नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं होती। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप, ये सिकुड़ने वाली सोच है कि 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, दिशाओं में सोचने से। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभिसरण उत्तर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ट्रू फॉल्स पूछ लो। प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होगी अगर ट्रू फॉल्स पूछोगे तो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो दिशाओं में सोचना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, यानी कौन सा एक संवेग है, यानी इमोशंस पहचानने हैं आपको। संवेग, भावनाएं जिनको आप आम भाषा में कह देते हैं, इमोशंस की अगर हम बात करें तो कौन सा एक इमोशन इन 4 ऑप्शंस में से है। 54% लोग क्या उत्तर दे रहे हैं, सी। अच्छा, थैंक गॉड 65% लोग ए पे आ चुके हैं। मेरे आंसू आ गए थे अभी ये देख करके, है ना। फियर क्या है, एक इमोशन है, भय जिसको हम कह रहे हैं, डर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। फियर, एंगर और लव, फॉल से याद रख सकते हैं। फियर, एंगर और लव यानी भय, ये जन्मजात इमोशंस हैं हमारे अंदर, ऐसा जेबी वॉटसन कहते हैं। कौन कहते हैं, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, कि भय, एंगर यानी क्रोध और लव यानी प्रेम, ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, ठीक है। ये जेबी वॉटसन कह रहे हैं कि बाय बर्थ हैं ये 3 इमोशंस, ठीक। तो फियर इज द राइट आंसर। अटेंशन तो आपका एक कॉग्निटिव फंक्शन है, आपके दिमाग का एक फंक्शन है कि आप कहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इमोशन थोड़ी है अटेंशन। स्टिमुलस कोई एक ऐसी चीज आपके एनवायरमेंट में, जैसे मैंने ये पता नहीं इतनी खराब ताली मैंने आज तक नहीं बजाई, मान लीजिए ताली बजाई तो इसकी जो आवाज है वो स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। आप मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है, वो आपको स्टिमुलेट कर रही है, वो स्टिमुलस है कि आपके मुंह से लार आएगी, आपका मन करेगा रिस्पॉन्ड करने का कि आप पॉपकॉर्न खा ले जाकर के। गोलगप्पे की खुशबू स्टिमुलस है, ठीक। तो ये कॉग्निटिव फंक्शन है, इमोशन थोड़े ही है। मेमोरी, स्मृति, ये भी कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्लियर है बात। तो आंसर क्या है इसका, फियर, सॉरी, हाँ फियर। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक 3 साल का बच्चा है, जवाब देंगे आप लोग पोल में। हाँ, टी शर्ट लेना है, लेट्स लूंगा। चलो कुछ करते हैं यार इस पे ना, ये काफी बार होता है, नहीं तो मेरे को पहननी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप लोग इतनी बार क्वेश्चन पूछते हैं।